नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर प्रणाली को सहज बनाने और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रत्यक्ष कर सुधारों के अगले चरण का लोकार्पण भी किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फेसलेस असेसमेंट से करदाता आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली जांच निष्पक्ष, शिष्ट और न्यायसंगत तरीके से होने के बारे में आश्वस्त होंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 70% से अधिक हुई। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 करोड़ से अधिक N95 मास्क तथा 1 करोड़ PPE किट दिए। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कल रात से वर्षा जारी, कई इलाकों में जलभराव के कारण यातायात बाधित। दोपहर समाचार में मैं प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले 6-7 साल में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में लगभग 2.5 करोड़ बढ़ गई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्रवाई को भी समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट देश के विकास के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य ज्यादातर मामलों को न्यायालय के बाहर सुलझाना है।
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के छल से सबको परेशान होना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने फेसलेस असेसमेंट यानी करदाता और जांच अधिकारी की पहचान गुप्त रखने की व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे करदाता आश्वस्त हो सकेगा कि विभाग द्वारा की जाने वाली छानबीन निष्पक्ष, शिष्ट और तर्कसंगत तरीके से की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि करदाता चार्टर देश की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम है। आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं। लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फेसलेस असेसमेंट तथा करदाता चार्टर आज से शुरू हो गया है, जबकि फेसलेस अपील 25 सितंबर से शुरू होगी। श्री मोदी ने कहा कि विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी भारत में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका एक उदाहरण है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। प्रत्यक्ष करों की दिशा में किए जा रहे सुधारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी देश में सबसे बड़ा कर सुधार है। श्री मोदी ने कहा कि देश में पारदर्शी कैशलेस सिस्टम लागू हो रहा है। उन्होंने कहा कि कम कानूनों से लोग खुश रहते हैं। मौजूदा सरकार ने अब तक 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि भारत कॉरपोरेट करों के मामले में सबसे कम कर लेने वाले देशों में से एक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। भारतीय उद्योग और वाणिज्य परिसंघ फिक्की के महासचिव दिलीप चेन्नॉय ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये पोर्टल मुख्य रूप से ईमानदार करदाताओं को लाभान्वित करेगा। फिक्की ने कराधान के दायरे में आने वाले लोगों से अपील की कि वे समय पर अपने कर का भुगतान करके देश के विकास में योगदान करें। उद्योगपति कुमार मंगलम विजय ने कहा है कि इस पोर्टल से आम आदमी को आयकर रिटर्न भरने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे कर संबंधी मुकदमों में भी कमी आएगी। कुमार मंगलम ने कहा कि कर सुधारों के पूरी तरह से लागू होने के बाद प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में काफी सुधार हो सकता है। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% से अधिक हो गई है। देश ने एक दिन में 7,33,000 नमूनों की कोरोना जांच का कीर्तिमान भी कायम किया है। देश में अभी तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में जांच, संपर्क और उपचार कार्य नीति ने प्रति 10 लाख आबादी पर 18,852 नमूनों की जांच की है। वर्तमान में 1,421 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 46,091 हो गई है। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख पीपीई किट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं तथा अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है। शुरू में दी गई इनमें से अधिकांश वस्तुएं दूसरे देशों से मंगवाई गई थी, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य, कपड़ा मंत्रालय, औषध विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से अब इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया है।
ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ही बने 22,000 से अधिक वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थाओं को भेजे जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु के चेन्नई में लगातार पिछले 6 दिनों से कोविड-19 के 1,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में संक्रमण के कुल मामलों में से 20.7% मामले चेन्नई में हैं। राजस्थान में कोविड-19 से ठीक होने वाली दर 74% हो गई है। संक्रमण के कारण होने वाली मौतों का प्रतिशत भी 1.55 से घटकर 1.47 पर आ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण के 608 नए मामले मिलने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 56,708 हो गई है। प्रदेश में पिछले 15 दिन से रोज 1100 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है, लेकिन इस अवधि में रिकवरी रेट में भी लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है। विगत 10 दिन में मृत्यु दर 1% से कम रिकॉर्ड की गई है। राज्य सरकार का कहना है कोरोना के गंभीर रोगियों के इलाज में अब तक प्लाज्मा थेरेपी 100% कारगर सिद्ध हुई है। इसे देखते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। जयपुर तथा कोटा में प्लाज्मा बैंक शुरू किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से प्लाज्मा दान करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बीच राज्य में अब तक कोरोना के 18 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड-19 के मामले बढ़ गए हैं। कल 81 लोग संक्रमित पाए गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इनको मिलाकर चंडीगढ़ में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,751 हो गई है। इनमें से 1,023 लोग ठीक हो गए हैं और 700 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक संक्रमण से 26 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। मिजोरम सरकार ने कोरोना परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 10,000 और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कल गैर सरकारी संगठनों, चर्चों और चिकित्सकों के संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में ये घोषणा की। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 7 मरीज कल संक्रमण से ठीक हो गए। इसके साथ राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 649 तक पहुंच गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार 330 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस समय 319 रोगियों का इलाज चल रहा है। बिहार में कोविड के 3,741 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90,553 हो गई है। 9 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 474 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 66% से अधिक है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 92,414 नमूनों की जांच की गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,931 नए मामले मिलने से राज्य में इस संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 86,475 हो गई है। 1,780 लोगों के हाल में स्वस्थ होने से इस संक्रमण से उबरने वालों का प्रतिशत 73.93 हो गया है। अब यहां 63,074 लोग कोविड संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। कल 11 मौतों के साथ कोविड-19 से राज्य में मृतकों की संख्या 665 हो गई है। मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम ने 4 महीने के अंतराल के बाद अपने सभी होटल और रेस्तरां खोल दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण निगम ने मार्च में अपने 60 से अधिक होटल और रेस्तरां बंद कर दिए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास को कोरोना संक्रमण हो गया है। वो कल मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में भाग ले रहे थे, जहां उन्हें बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत के स्वास्थ्य का हालचाल लिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक प्रोफेसर तनुजा नेसरी चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011
1800-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के अभियान वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एयर इंडिया का विमान 167 भारतीयों को लेकर आज ढाका के शाहजलाल हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। ढाका से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की ये 7वीं उड़ान है। कोरोना वायरस के कारण बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की एयर इंडिया की पहली उड़ान 8 मई को श्रीनगर के लिए हुई थी। एयर इंडिया द्वारा ढाका से अब तक 2800 लोगों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा चुका है। बृहस्पतिवार का दिल्ली के लिए 7 उड़ानें हो चुकी हैं, जिनमें 4 उड़ानें श्रीनगर के लिए, 3 ढाका और 1 चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद के लिए हुई हैं। विमान के साथ साथ सड़क मार्गों से लगभग 500 भारतीयों को बांग्लादेश से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर प्रणाली को सहज बनाने और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रत्यक्ष कर सुधारों के अगले चरण का लोकार्पण भी किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फेसलेस असेसमेंट से करदाता आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली जांच निष्पक्ष, शिष्ट और न्यायसंगत तरीके से होने के बारे में आश्वस्त होंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 70% से अधिक हुई। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 करोड़ से अधिक N95 मास्क तथा 1 करोड़ PPE किट दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कल रात से वर्षा जारी, कई इलाकों में जल भराव के कारण यातायात बाधित। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर हिंदी पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए ई पास प्रणाली शुरू की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस प्रणाली की शुरुआत की। अब रेल कर्मचारी इसका लाभ उठाकर बिना कार्यालय गए ही पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें ये पास ई प्रणाली के जरिए जारी भी किए जाएंगे। कर्मचारी इस पास के जरिए IRCTC की वेबसाइट से भी अपनी टिकट बुक करा सकेंगे। इससे पहले कर्मचारियों को अपने पास पर टिकट बुक कराने के लिए आरक्षण काउंटर पर जाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध थाने खोले हैं। इससे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ऐसे केवल 2 थाने थे। हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि सरकार ने इन 18 साइबर पुलिस स्टेशनों के फोन नंबरों को प्रचारित करने का फैसला किया है, ताकि साइबर अपराधों के शिकार लोग पुलिस से आसानी से संपर्क कर सकें। इन थानों के ईमेल पते और फोन नंबरों वाली सूची को सार्वजनिक कर दिया गया है। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी जिलों में नए साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। असम सरकार राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के पात्र परिवारों को 830 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने अपने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के माध्यम से अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तर की विशेषज्ञता वाले संगठनों को आपस में जोड़ने के लक्ष्य के साथ आधिकारिक तौर पर पुणे नॉलेज क्लस्टर को स्वीकृति दे दी है।
इनमें पुणे स्थित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुसंधान प्रयोगशालाएं और अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान और प्रमुख उद्योग शामिल हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा स्वीकृत किए जाने वाला ये पहला क्लस्टर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पुणे नॉलेज क्लस्टर द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों और आउटरीच गतिविधियों के साथ विकसित और निष्पादित की जाने वाली प्रारंभिक लघु स्तरीय परियोजनाओं में पुणे के वृक्षा आच्छादन का अध्ययन और सुधार, ई ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी व्यापक रूप से प्रदान करने का प्रयास, कोविड-19 जैसी वायरल महामारी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे शामिल होंगे। यह नॉलेज क्लस्टर शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी करेगा। कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी परियोजनाओं की प्रस्तावों को भी विकसित किया जा चुका है। पुणे नॉलेज क्लस्टर पर छात्रों के कौशल निर्माण और रोजगार के विकास के लिए और युवा पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं और उद्योग को साथ लेकर अभिनव तरीके खोजने की जिम्मेदारी भी दी गई है। नितिन केरकर, आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के क्रम में आज हम जम्मू कश्मीर एक देश एक विश्वास विषय पर सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और इसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं। इन योजनाओं के लाभ अब दिखने लगे हैं। जम्मू और कश्मीर धरती पे स्वर्ग, इसका एक इतिहास है और एक अतीत भी, मगर आधी सदी से अधिक समय में भी ये वो ऊंचाई न छू सका जिसकी उम्मीद की जाती थी। कुछ राजनीतिक इतिहासकार मानते हैं कि इसे जानबूझकर विकास और आत्मनिर्भरता से महरूम रखा गया, क्योंकि ऐसा करने से केवल कुछ राजनेताओं को फायदा हुआ और आम जनता ऐसे के ऐसे ही रह गई। क्षेत्र में विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा धारा 370 रही। इससे वहां अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, मगर बीते साल हमारी संसद ने इस धारा को निरस्त कर दिया और विकास और खुशहाली की राह पार कर दी। आशा की जाती है कि कोरोना की चुनौती के बावजूद वहां तेजी से लागू होते स्कीमों और प्रोजेक्टों से कश्मीर के लोग एक नए युग में प्रवेश करेंगे, बाकी देश की तरह, क्योंकि एक देश है और एक विश्वास है। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मालदीव में करीब 7 किलोमीटर लंबी एक पुल के निर्माण के लिए भारत की तरफ से $10 करोड़ के अनुदान और $40 करोड़ का कर्ज दिए जाने की घोषणा की है। इस पुल को मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने ट्वीट में विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही माल ढुलाई के लिए फेरी सेवा भी शुरू की जाएगी। कर्नाटक में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 74वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरी सावधानी के साथ किया जाएगा। वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका आयुक्त एन मंजुनाथ प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि समारोह में आम लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और मार्च पास्ट आयोजित नहीं किए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बार स्वातंत्रोत्सव के दिन मुख्यमंत्री गौरव वंदना स्वीकारने के बाद राष्ट्र ध्वज का अनावरण करेंगे और भाषण करेंगे। इस बार के उत्सव में 75 फ्रंटलाइन वॉरियर्स और 25 रोगी जिन्होंने संक्रमण से जीत हासिल की है, उन्हें आमंत्रित किया गया है। जनप्रतिनिधि, रक्षा अधिकारी, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और पत्रकारों को मिलाकर कुल 500 लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। जो स्वातंत्रोत्सव देखना चाहते हैं उनके लिए दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण किया गया है और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और बिक्री की अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण, प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क तकनीक और जन जागरूकता बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आएगी।
उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को लगभग समाप्त करना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज इस मानसून की सर्वाधिक वर्षा हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान आयानगर मौसम केंद्र में सुबह 8:30 बजे 99.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में अब तक सामान्य मानसून की तुलना में 7% अधिक वर्षा हुई है। अगले 2-3 दिन तक वर्षा जारी रहने की संभावना बताई गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई और आसपास के ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के कुछ भागों में भारी वर्षा हुई। मौसम कार्यालय ने अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और घाट क्षेत्र तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होगी। आज से 17 अगस्त तक पुणे और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। राज्य में आज तक सामान्य से 8% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अनुमान है कि 27 अगस्त तक अच्छी वर्षा होगी। आज सुबह 8:30 बजे तक मुंबई के कुछ क्षेत्रों में 70 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच वर्षा हुई। ठाणे के कुछ क्षेत्रों में भी तेज वर्षा रिकॉर्ड की गई। उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में 25.5 मिलीमीटर और मराठवाड़ा के परभनी जिले में 20 मिलीमीटर वर्षा हुई। और अब एक नजर देश के अन्य भागों के मौसम पर। चले चेन्नई तो आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पूरब चले तो कोलकाता में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक बादल घिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 33 डिग्री रह सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार है। क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में हो रही लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भूस्खलन के कारण बहुत से मार्ग अवरुद्ध हो गए। तेज बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर कल शाम से यातायात रोक दिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबागढ़ के समीप मलबा गिरने से यातायात रोकना पड़ा। इस मार्ग को फिर से खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के 9 जिलों के अधिकांश स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मणिपुर में आज देशभक्तों का दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर के बीच युद्ध के दौरान मणिपुर के निवासियों ने अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए प्राणों की आहुति दी थी। हर वर्ष आज के दिन महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी दिन मणिपुर के राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत बीर थंथाल जनरल सहित मणिपुर के बहादुर निवासियों को इंफॉल में आम जनता के सामने फांसी दी गई थी। इस अवसर पर इंफॉल में सवेरे प्रभात फेरियां निकाली गईं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीनेटर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार नामित करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हैरिस इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त हैं। अमेरिका के निचले सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी कमला हैरिस के चयन का समर्थन किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। कर प्रणाली को सहज बनाने और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के लिए प्रत्यक्ष कर सुधारों के अगले चरण का लोकार्पण भी किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फेसलेस असेसमेंट से करदाता आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली जांच निष्पक्ष, शिष्ट और न्यायसंगत तरीके से होने के बारे में आश्वस्त होंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 70% से अधिक हुई। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 करोड़ से अधिक N95 मास्क तथा 1 करोड़ PPE किट दिए। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कल रात से वर्षा जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।